हेलो फ्रेंड्स, हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये डिटेल्स हमें मिलती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 में। और अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या-क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये डिटेल्स हमें मिलेंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 173 में। और इन दोनों ही आर्टिकल्स में जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं उनको चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है: सिटीजनशिप, एज, ओथ और ऐसी दूसरी क्वालिफिकेशंस जो कि पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं। तो चलिए इन क्वालिफिकेशंस को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपको भारत का नागरिक होना होगा, और दूसरी रिक्वायरमेंट एज से रिलेटेड है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए आपको एक ओथ भी लेनी होती है, और इस ओथ को मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में। तो जिस दिन आप पार्लियामेंट में पहली बार एंटर करते हैं उसी दिन आपको ये ओथ लेनी होती है और कहना होता है कि मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को अक्षुण्ण रखूंगा, और साथ ही साथ जो भी ड्यूटीज मुझे मिली हैं एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उन सभी ड्यूटीज का पालन करूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये ओथ आप कौन सी लैंग्वेज में ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3rd शेड्यूल में जो ये ओथ लिखी हुई है ये दो भाषाओं में मेंशन्ड है, इंग्लिश और हिंदी। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप 8th शेड्यूल में मेंशन किसी भी लैंग्वेज में ये ओथ ले सकते हैं। तो अगर आप हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में ओथ लेना चाहते हैं तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना होगा और आपको उस लैंग्वेज की ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ ओथ मिल जाएगी, उसी को आपको पढ़कर सुनाना होता है। बट इसके बावजूद एक क्वेश्चन ये भी है कि जो लोग बोल नहीं सकते वो कैसे ओथ लेंगे। तो उसके लिए प्रोविजन किया गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 में। यहाँ पर कहा गया है कि या तो ऐसे लोग साइन लैंग्वेज के थ्रू ओथ ले सकते हैं, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वो लिख कर दे सकते हैं, और अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप करने ही क्या आए हो, फिर तो आप रहने ही दो। तो ये जो 3 रिक्वायरमेंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब आप कहोगे कि सर मैं इंडिया का सिटीजन भी हूँ, मेरी एज भी 25 साल से ज्यादा की है और अब मैंने ओथ भी ले ली है, तो क्या अब मैं लोकसभा का मेंबर बन गया हूँ? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अपने घर पे बैठे बैठे अगर आपने ओथ ले लिया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी ओथ की वैल्यू सिर्फ तभी मानी जाएगी जब आपने एक ऐसे इंसान के सामने ओथ ली है जिसे इलेक्शन कमीशन ने ऑथराइज किया है। और ये सेम बात लोकसभा के लिए आर्टिकल 84 में मेंशन की गई है और राज्यसभा के लिए आर्टिकल 173 में मेंशन की गई है। वैसे आर्टिकल 84 और आर्टिकल 173 के अलावा एक और आर्टिकल है ओथ से रिलेटेड, ये आर्टिकल है आर्टिकल 99। आर्टिकल 99 अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट द्वारा ऑथराइज किसी पर्सन के सामने भी आप ओथ ले सकते हैं। बट आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग राज्यसभा या लोकसभा में जब पहले दिन जाते हैं तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने ही ओथ ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा की जो रूल बुक है वो ये अलाउ करती है कि आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने भी ओथ ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लास्ट पॉइंट की, यानी अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। तो ये जो अदर क्वालिफिकेशंस हैं इन्हें मेंशन किया गया है एक पार्लियामेंट्री एक्ट में। इस पार्लियामेंट्री एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो यहाँ पर लोकसभा मेंबर बनने के लिए जो अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है वो ये है कि आपके पास कम से कम एक वोटर आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो। और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए जो अदर क्वालिफिकेशन रोपा एक्ट 1951 में मेंशन की गई थी वो ये थी कि जिस स्टेट से आप राज्यसभा इलेक्शन लड़ रहे हो उसी स्टेट की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। हालांकि ये रिक्वायरमेंट अब हटा दी गई है, अब चाहे तो आप उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड वोटर हो लेकिन राज्यसभा इलेक्शन आप लड़ रहे हो मध्य प्रदेश का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये नहीं हो सकता था। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये रिक्वायरमेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अब सेम हो गई है, यानी अगर आप किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के रजिस्टर्ड वोटर हैं तो आप लोकसभा के लिए भी क्वालिफाइड है और राज्यसभा के लिए भी। इसके अलावा रोपा एक्ट 1951 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है तो वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है तो वहां से सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के ही कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे, और बाकी की जो जनरल सीट्स हैं वहां से कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, जनरल कैंडिडेट भी और SC STs भी। तो ये थी डिटेल्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स।